नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर बाय अनूप और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, एक बाघ भारत के जंगल से निकलकर नेपाल की तरफ चला जाता है। एक हाथियों का झुंड सीमा पार करता है। गंगा की डॉल्फिन नदी में तैरती रहती है, लेकिन इनमें से किसी को यह नहीं पता कि भारत कहां खत्म होता है और नेपाल की शुरुआत कहां से होती है। क्योंकि प्रकृति ने कभी बॉर्डर नहीं बनाए, बॉर्डर इंसानों ने बनाया है। और अब इसी शेयर्ड नेचर को लेकर भारत और नेपाल ने एक बड़ा कदम उठाया है। दोनों देशों ने फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, बायोडायवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज पर मिलकर काम करने के लिए एक नया समझौता साइन किया है। लेकिन सवाल यह कि क्या यह सिर्फ जंगल और जानवरों को बचाने का समझौता है, या फिर भारत और नेपाल के रिश्तों में शुरू हो रहा एक नया अध्याय है, जहां बात सिर्फ ट्रेड, पॉलिटिक्स और बॉर्डर की नहीं, बल्कि उस भविष्य की है जो दोनों देशों के जंगलों, नदियों, हिमालय से जुड़ा हुआ है। तो आखिर इस एमओयू में ऐसा क्या है और भारत नेपाल की ग्रीन डिप्लोमेसी कितनी बड़ी कहानी बन सकती है, आज हम इसी के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखिएगा और फिर जो भी आपके विचार हैं वो कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा और अगर आपको लगे कि इसे शेयर करना चाहे तो आप इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और आज का टॉपिक है भारत नेपाल की नई दोस्ती, बॉर्डर के पार बड़ा समझौता। साथियों, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि भारत और नेपाल के बीच जंगल, जानवर और क्लाइमेट चेंज अचानक इतनी बड़ी चर्चा का विषय बन गया है? दरअसल भारत और नेपाल ने एक नया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एमओयू साइन किया। इस समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंट, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन और क्लाइमेट चेंज जैसे क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करना है। सुनने में एक सामान्य एनवायरमेंटल एग्रीमेंट लग सकता है, लेकिन जरा इस लिस्ट को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस एमओयू में जिन जीवों और इकोसिस्टम पर खास ध्यान दिया जाएगा उनमें हाथी, बाघ, गैंडा, गंगा डॉल्फिन, हिम तेंदुआ और गिद्ध है। अब सवाल यह है कि इन सभी जीवों को एक ही एग्रीमेंट में शामिल करने की जरूरत क्यों पड़ी? हाथी और बाघ तराई के जंगलों में से जुड़े हुए हैं। गैंडा भारत और नेपाल दोनों के कंजर्वेशन कहानी का अहम हिस्सा है। गंगा डॉल्फिन नदियों के हेल्थ की कहानी बनाती है और हिम तेंदुआ सीधे हिमालय और क्लाइमेट चेंज की चुनौती तक लेकर जाता है। यानी यह समझौता सिर्फ किसी एक जंगल या किसी एक जानवर को बचाने की बात नहीं करता। यह भारत और नेपाल के बीच फैले हुए पूरे शेयर्ड इकोसिस्टम को एक साथ समझाने की कोशिश है। और यहीं से शुरू होती है इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच सीमा जरूर है, लेकिन प्रकृति की दुनिया में यह सीमा उतनी साफ नहीं है। तो अब सवाल यह है कि आखिर भारत और नेपाल के कौन से जंगल, नदियां और वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स दोनों देशों को आपस में जोड़ते हैं, और क्यों एक देश अकेले इन सुरक्षित इन्हें नहीं रख पाता है? यही समझते हैं भारत और नेपाल का वह साझा प्रकृति जो नक्शे की सीमा से कहीं बड़ा है। तथा इस कहानी को समझने के लिए हमें एक कदम पीछे जाना होगा। भारत और नेपाल की सीमा सिर्फ राजनीतिक नक्शों की एक लाइन नहीं, इसके दोनों तरफ फैला हुआ भूगोल कई जगह एक दूसरे की नेचुरल एक्सटेंशन है। नेपाल का तराई क्षेत्र दक्षिण की तरफ बढ़ते बढ़ते भारत के विशाल मैदान के इलाकों में जंगल से जुड़ जाता है। कहीं घास के मैदान मिलेंगे, कहीं घने वन मिलेंगे, कहीं नदियां, और कहीं ऐसे इलाके हैं जहां इंसानी बस्तियां और वाइल्ड लाइफ का आमना सामना लगातार बढ़ रहा है। और यही सबसे बड़ी चुनौती पैदा होती है। मान लीजिए किसी जंगल को एक देश के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया गया हो, लेकिन उससे जुड़ा प्राकृतिक इलाका सीमा के दूसरी तरफ कमजोर हो जाए तो वहां जंगल कम हो जाएंगे, जानवर के पारंपरिक रास्ते बाधित हो जाएंगे या इंसानी गतिविधियां तेजी से बढ़ जाएंगी। तो क्या केवल पहले देश का कंजर्वेशन पॉलिसी उस इकोसिस्टम को बचा सकता है? और इसका जवाब होगा शायद नहीं, क्योंकि जंगल किसी पार्क की दीवारों के अंदर बंद होकर नहीं रहता। एक स्वस्थ इकोसिस्टम कई अलग अलग हिस्सों को मिलाकर बनता है। और यही वजह है कि इस नए एमओयू में सिर्फ प्रोटेक्टेड एरिया की बात नहीं कही गई, बल्कि ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन, लैंडस्केप और वाइल्ड लाइफ के आपस में जुड़े क्षेत्र पर भी जोड़ दिया गया है। यानी बहुत सरल शब्दों में अगर आप समझेंगे तो आप समझ सकते हैं कि अब सोच सिर्फ इतना नहीं है कि अपने देश के जंगल को कैसे बचाएं, बल्कि सवाल यह भी है कि उस पूरे प्राकृतिक इलाके को कैसे सुरक्षित रखा जाए जो सीमा के दोनों तरफ फैला हुआ है। और यहीं से इस समझौते की असली परीक्षा शुरू होती है। क्योंकि जंगलों को बचाने की बात करना आसान है, लेकिन जब उसी जमीन पर सड़कें बनानी हो, खेती बढ़ानी हो, नई बस्तियां बसानी हो और विकास परियोजनाएं चल रही हो, तब तय करना पड़ता है कि विकास और कंजर्वेशन के बीच संतुलन कहां बनाया जाए। और यही हमें इस कहानी के अगले सबसे महत्वपूर्ण हिस्से तक ले जाता है, जब विकास को आगे बढ़ाता है जो वाइल्ड लाइफ के पुराने रास्ते को क्या कैसे चल रहा है इस पर चर्चा करता है। लेकिन असली चुनौती तब शुरू होती है जब जंगलों और वाइल्ड लाइफ के पुराने रास्तों के बीच इंसानी विकास तेजी से फैलने लगता है। किसी इलाके में अगर सड़क बनती है
कहीं नई बस्तियां बसती हैं, खेतों का विस्तार होता है और धीरे धीरे प्राकृतिक रास्ता सकरा हो जाता है जिसका इस्तेमाल जानवर पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। हाथियों के झुंड और दूसरे वन्यजीव अचानक अपना रास्ता बदल नहीं सकते। जब उनका पारंपरिक रास्ता बंद होता है तो वह इंसानी इलाकों की तरफ जो है वो जाने लगते हैं और वहीं से शुरू होता है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। फसलों का नुकसान, गांव में डर और कई बार इंसानों और जानवरों दोनों के लिए जानलेवा स्थिति। और यही वजह है कि आधुनिक कंजर्वेशन केवल किसी जंगल की चार दीवारी के भीतर सुरक्षित घोषित कर देने तक सीमित नहीं रह जाती। अलग अलग जंगलों के बीच कनेक्शन बनाए रखना जरूरी है ताकि वाइल्ड लाइफ सुरक्षित तरीके से एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट तक जा सके। इन्हें जुड़े हुए प्राकृतिक रास्ते को वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर कहा जाता है। भारत और नेपाल के एक नए एमओयू में ऐसे कॉरिडोर्स आपस में जुड़े क्षेत्र के रिस्टोरेशन पर सहयोग की बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सीमा के एक तरफ किया गया संरक्षण तब अधूरा रह सकता है जब दूसरी तरफ हैबिटेट कमजोर और यहां से समझौते की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बड़ी हो जाती। दोनों देशों को केवल वाइल्ड लाइफ की संख्या बढ़ाने पर ध्यान नहीं देना होगा बल्कि यह भी समझना होगा कि जानवर कहां से आते हैं, कहां जाते हैं, उन्हें उनके रास्ते किन कारणों से खत्म हो रहे हैं और इसके लिए साइंटिफिक रिसर्च, इंफॉर्मेशन शेयरिंग और जमीन पर बेहतर प्लानिंग की जरूरत होगी। और शायद यही इस एमओयू की सबसे व्यवहारिक चुनौती भी है, प्रकृति के लिए जगह बचाते हुए विकास को आगे बढ़ाना। लेकिन भारत और नेपाल की साझा इकोलॉजिकल कहानी सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं है। इन दोनों देशों को जोड़ने वाली नदियां भी हैं। उन्हीं नदियों के भीतर ऐसे दुनिया मौजूद है जो हमें बताती है कि पर्यावरण संरक्षण का मतलब सिर्फ पेड़ और जंगल नहीं होता है। अब कहानी मुड़ जाती है पानी की तरफ, जहां गंगा डॉल्फिन नदी का बदलता स्वरूप, क्लाइमेट चेंज एक नई कहानी और एक नई चुनौती के रूप में जो है वो हमें सामने देखने को मिलती। नदी को अक्सर हम सिर्फ पानी का स्रोत के रूप में देखते हैं, लेकिन उसके भीतर एक पूरी जीवित दुनिया बसती है। मछलियां, जलीय पौधे, गंगा डॉल्फिन जैसे प्रजातियां इस बात का संकेत देती हैं कि नदी और उसका पर्यावरण कितना स्वस्थ है। और भारत और नेपाल के बीच बहने वाली नदियों और उनसे जुड़े जलतंत्र की स्थिति इसलिए केवल एक देश का मामला नहीं रह जाता। पहाड़ों में होने वाले बदलाव और पानी के बहाव में परिवर्तन, प्रदूषण और मानवीय गतिविधियां का असर नीचे के इलाकों तक पहुंचता है। गंगा डॉल्फिन को इस समझौते में शामिल किया जाना इसी व्यापक सोच को दर्शाता है। किसी नदी को बचाने का मतलब केवल उसके किनारों की सफाई करना नहीं होता। पानी का प्राकृतिक बहाव, जलीय जीवों के रहने की जगह, नदी के आसपास होने वाली गतिविधियां, ये सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर इन मुद्दों पर भारत और नेपाल वैज्ञानिक जानकारी तथा संरक्षण के अनुभव साझा करते हैं तो इस साझा जलतंत्र को बेहतर ढंग से समझने और बचाने का रास्ता खुल सकता है। लेकिन अब ये कहानी मैदानों और नदियों से निकलकर बहुत ऊपर यानी कि हिमालय के उन ऊंचाइयों तक पहुंचती है जहां बदलाव भले ही धीरे धीरे दिखाई देता हो लेकिन उसका असर हजारों किलोमीटर दूर तक पहुंच सकता है। और यही वो क्षेत्र है जहां हिम तेंदुआ बेहद नाजुक पर्वतीय पर्यावरण जलवायु परिवर्तन की चुनौती एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। साथियों, हिमालय केवल भारत और नेपाल के बीच खड़ी विशाल पर्वत श्रृंखला नहीं है बल्कि यह करोड़ों लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ प्राकृतिक तंत्र है। और यहीं से निकलने वाली अनेक नदियां नीचे के विशाल इलाकों को पानी देती हैं और यही रहने वाला दुर्लभ जीव इस क्षेत्र की जैव विविधता को विशेष बनाता है। हिम तेंदुआ भी इसी दुनिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो ऊंची और कठिन पर्वतीय क्षेत्रों में रहता है, लेकिन आज उसका प्राकृतिक आवास कई बदलावों के दबाव में है। तापमान में परिवर्तन, बर्फबारी के स्वरूप में बदलाव, पहाड़ी पर्यावरण पर बढ़ता मानवीय दबाव पूरे हिमालय तंत्र को प्रभावित कर सकता है। और इसका असर केवल उन पहाड़ों तक सीमित नहीं रहता जहां ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जल, बर्फ और प्राकृतिक आवास बदलते हैं, तो उसके परिणाम धीरे धीरे नीचे बहने वाली नदियां, जंगलों, खेती और स्थानीय समुदाय तक पहुंच सकते हैं। और यही कारण है कि भारत और नेपाल के बीच जलवायु परिवर्तन पर सहयोग इस समझौते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और दोनों देशों के लिए चुनौती केवल ये नहीं है कि किसी एक प्रजाति को कैसे बचाया जाए, बल्कि यह समझना भी जरूरी है कि बदलते मौसम और पर्यावरण के बीच पूरे प्राकृतिक तंत्र को कैसे सुरक्षित रखा जाए। क्योंकि अगर हिमालय का संतुलन बिगड़ता है तो उसका असर सीमा के किसी एक तरफ रुकने वाला नहीं है। और यह समझौता वन्य जीव संरक्षण से आगे बढ़कर एक बड़े सवाल तक पहुंचता है कि क्या आने वाले समय में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन भी भारत और नेपाल की सुरक्षा और आपसी सहयोग के लिए उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा जितना आज व्यापार, ऊर्जा और सीमा के मुद्दे हैं। दरअसल दुनिया अब सुरक्षा को केवल सीमा, सेना और हथियारों के नजरिए से नहीं देख रही। बदलती जलवायु, घटते प्राकृतिक संसाधन, पानी का दबाव और लगातार बढ़ता हुआ अगर प्राकृतिक आपदा भी अगर हम देखें तो देशों के भविष्य को प्रभावित कर सकती है। भारत और नेपाल के लिए सवाल और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दोनों देशों का भूगोल, नदियां, हिमालयी पर्यावरण कई स्तरों पर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम का स्वरूप तेजी से बदलता है तो इसका असर जल के स्रोतों पर पड़ सकता है, पानी की उपलब्धता में बदलाव हो सकता है, खेती प्रभावित हो सकता है।
स्थानीय अर्थव्यवस्था तथा लोगों के जीवन के ऊपर दबाव बढ़ सकता है। और इसी तरह बाढ़, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक चुनौतियां किसी राजनीतिक सीमा को देखकर अपना रास्ता नहीं बदलती। एक क्षेत्र में पैदा हुआ पर्यावरणीय समस्या और उसका प्रभाव दूसरे देश तक पहुंच सकता है। और यही वजह है कि इस नए सहयोग को केवल पेड़ पौधे और वन्य जीव तक सीमित करके देखना पूरा तस्वीर नहीं होगा, इसके पीछे एक बड़ा विचार है। ऐसी चुनौतियों को मिलकर समझना होगा जिनका सामना कोई भी देश अकेले प्रभावी ढंग से नहीं कर सकता। लेकिन यहां एक और दिलचस्प सवाल पैदा होता है। भारत और नेपाल के रिश्ते में राजनीति, सीमा और रणनीतिक हितों को लेकर समय समय पर मतभेद रहे तो क्या पर्यावरण ऐसा क्षेत्र बन सकता है जहां दोनों देश राजनीतिक मतभेदों से अलग होकर लगातार सहयोग का नया रास्ता तैयार करेंगे? और यहीं से शुरू होती है इस कहानी की सबसे दिलचस्प परत, भारत और नेपाल के रिश्ते में उभरती हुई नई हरित कूटनीति की कहानी। साथियों, भारत और नेपाल के रिश्ते की कहानी हमेशा सीधी नहीं रही। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक संबंध बेहद गहरे रहे, लेकिन राजनीति और राष्ट्रहित की दुनिया में मतभेद भी सामने आते रहते हैं। कभी सीमा का मुद्दा, कभी कूटनीतिक बयानबाजी, कभी क्षेत्रीय राजनीति ने रिश्ते को प्रभावित किया। इसके बावजूद दोनों देशों की एक ऐसी सच्चाई लगातार जोड़ कर रखती है जिसे बदला नहीं जा सकता, वह है उनका साझा भूगोल। यही पर्यावरण सहयोग एक अलग तरह का अवसर पैदा करता है। जंगलों की रक्षा, वन्यजीवों की आवाजाही, नदियों की स्थिति, हिमालयी पर्यावरण के विषय, जिन पर बातचीत केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं की जा सकती। इन समस्याओं का समाधान जमीन पर काम करने वाले वैज्ञानिकों, वन अधिकारियों, स्थानीय समुदाय और नीति निर्माताओं के बीच लगातार सहयोग से ही निकल सकता है। और यही इस एमओयू को दिलचस्प बनाता है। यह दोनों देशों को एक ऐसे क्षेत्र के साथ लाता है जहां सहयोग का परिणाम सीधे दिखाई दे सकता है। अगर किसी वन्यजीव गलियारों को सुरक्षित किया जाता है, किसी साझा क्षेत्र में संरक्षण बेहतर होता है, वैज्ञानिक जानकारी का आदान प्रदान बढ़ता है, तो उसका लाभ किसी एक सरकार तक सीमित नहीं रहेगा। लेकिन इस कहानी को केवल भारत और नेपाल तक सीमित करके देखना शायद पूरी तस्वीर नहीं होगी। दक्षिण एशिया का भूगोल ही ऐसा है जहां नदियां, पहाड़, जंगल, वन्यजीव, कई देशों की सीमाएं भी आपस में जुड़ी हुई, और एक देश से लिया हुआ पर्यावरण से जुड़ा हुआ फैसला दूसरे देश के प्राकृतिक तंत्र को भी प्रभावित करता है। और यही कारण है कि आने वाले समय में पर्यावरण सहयोग की जरूरत और भी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ता दबाव ऐसी चुनौतियां हैं जिनका समाधान केवल राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर ढूंढ पाना मुश्किल है। भारत और नेपाल का यह समझौता इस दिशा में एक उदाहरण बन सकता है कि पड़ोसी देश साझा प्राकृतिक क्षेत्रों को प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग के नजरिए से कैसे देखते हैं। साथियों, यहां एक सबसे दिलचस्प बात यह है कि भविष्य की कूटनीति केवल बैठकों, व्यापार और समझौते की राजनीतिक घोषणाओं तक सीमित नहीं रह सकती। आने वाले वर्षों में जंगल, पानी और जलवायु भी देशों के रिश्ते को प्रभावित करने वाले बड़े विषय बन सकते हैं। और शायद भारत नेपाल के इस एमओयू का सबसे बड़ा महत्व भी यही है कि हमें याद दिलाता है कि जब प्रकृति की समस्या साझा हो तो उसका समाधान भी साझा लेना पड़ता है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि भारत और नेपाल इस एमओयू के तहत क्या करेंगे। अब सवाल यह है कि क्या यह समझौता आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्ते को एक नया मॉडल बना सकता है। और यहीं से हम पहुंचते हैं इस पूरी कहानी के सबसे बड़े कंक्लूजन में कि आखिर भारत और नेपाल इस एमओयू की सबसे बड़ी कहानी क्या है। और शायद यह कि पड़ोसी देशों के बीच संबंध केवल राजनीति और सीमाओं से तय नहीं होते, कई बार भूगोल खुद देशों को एक दूसरे के साथ जो है वह जोड़ देता है। हिमालय के जंगल और नदियां किसी एक सरकार की बनाई हुई व्यवस्था नहीं, वो पहले से मौजूदा साझा प्राकृतिक दुनिया का हिस्सा है। आज भारत और नेपाल ने इस वास्तविकता को सहयोग के एक नए क्षेत्र में बदलने की कोशिश की है। हाथी, बाघ, गैंडा, गंगा डॉल्फिन, हिम तेंदुआ, यह केवल अलग अलग प्रजातियां नहीं है, इनके माध्यम से एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। पर्यावरण की रक्षा किसी एक क्षेत्र या देश तक सीमित नहीं रह सकती। तो आने वाले वर्षों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह समझौता जमीन पर कितना असर पैदा करता है, लेकिन इसकी शुरुआत अपने आप में एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। जब चुनौती साझा हो तो समाधान के लिए सहयोग भी जरूरी हो सकता है, और शायद इसी से भारत और नेपाल के रिश्ते की एक नई संभावना छुपी होती है। नक्शे पर दोनों देश अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन प्रकृति उन्हें लगातार जोड़ कर रखती है। सीमाएं इंसानों ने बनाई है, लेकिन नदियों का बहाव, जंगलों का विस्तार, पहाड़ों का पर्यावरण उन सीमाओं पर को नहीं पहचानता। और शायद भविष्य की सबसे बड़ी सीख भी यही है, पड़ोसी देश सिर्फ अपनी सीमाएं साझा नहीं करते, वे अपना भविष्य भी साझा करते हैं। अब देखना यह होगा कि भारत और नेपाल यह पर्यावरण सहयोग आने वाले समय में कितना आगे बढ़ता है। क्या इसका असर वास्तव में जंगलों, नदियों और प्राकृतिक क्षेत्रों पर दिखाई देता है। लेकिन एक बात साफ है, आज की दुनिया में देशों के बीच रिश्ते की कहानी सिर्फ राजनीति से नहीं लिखी जा रही। कहीं पानी नई चुनौती बन रही है, कहीं जलवायु परिवर्तन, कहीं प्रकृति को बचाने की जरूरत दो देशों को एक साथ लेकर आ रही। तो आपके हिसाब से क्या भारत और नेपाल का यह एमओयू भविष्य में दोनों देशों के रिश्ते को मजबूत कर सकता है? आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और आगे हम ये भी डिस्कस करेंगे। इन सब पर चर्चा ये भी हमें देखना है कि क्या भारत नेपाल की बदलती भू राजनीति की ऐसी गहराई जो है वह हमें समझना जरूरी है।
तो साथियों, अगर समझना जरूरी है तो समझने के लिए आपको जुड़े रहना होगा हमारे साथ। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिले। तो अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, हंसते खेलते मुस्कुराते जीवन का आनंद लें। जय हिंद, जय भारत।